डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम क्या है और मैं कहाँ पर रहता हूँ, ये ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं है। ज़्यादा बड़ा सवाल ये है कि मैं इस समय यहाँ क्या कर रहा हूँ और मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। मैं अपने पास इस डंडे को देख पा रहा हूँ, मैं यहाँ अनाज की फसल को देख पा रहा हूँ, लेकिन ये चकाचौंध रोशनी मेरी आंखों को बार बार बंद कर रही है। बड़ी मुश्किल से मैं सिर्फ अपने शरीर को देख पा रहा हूँ, उसके सिवा किसी और चीज़ को देख नहीं पा रहा। मेरी बाजुओं को इस बड़े से डंडे से बांधा गया है, मेरे पेट पर भी रस्सी लिपटी हुई है, मेरी टांगों पर भी रस्सी लिपटी हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मुझे सूली पर चढ़ाया हुआ है। लेकिन मुझे सूली पर क्यों चढ़ाया है? मुझे कितनी चोट लगी है? क्या मुझे किडनैप किया गया है या मुझे मारने की पूरी कोशिश की गई है? मैं समझना चाहता था, लेकिन आंखें खोल पाऊं तभी तो समझ पाऊं ना। रोशनी इतनी ज्यादा तेज कैसे हो सकती है कि आपकी आंखें खोल ही ना पाए। मैं जैसे पिछली याद को ताजा करने के लिए दिमाग पर जोर डाले जा रहा था, लेकिन मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। कई घंटे मैं ऐसी तरह से रहा, तड़प रहा था मैं तड़प। ऐसा लग रहा था ये रोशनी मेरे शरीर को चीर रही हो। ऐसा नहीं लग रहा था कि ये सूरज की रोशनी हो। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बड़े से कमरे में इस तरह से फसल लगाई गई है और मुझे सूली पर चढ़ाया गया है और सामने से आग लगाई गई है। धीरे धीरे वो आग की तपिश जैसे मेरे शरीर के करीब आ रही हो और मैं जैसे मौत का इंतजार कर रहा। तड़प कर कौन मरना चाहता है, और मैं भी तड़प कर मरना नहीं चाहता था। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और मैं महसूस करता गया कि तपिश इससे ज्यादा बढ़ नहीं रही है। ना तो मैं मर पा रहा था, ना मेरा शरीर जल रहा था। मैं जिंदा था, लेकिन दर्द को महसूस कर पा रहा था। मुझे कुछ आवाजें भी सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था आसपास कोई है। ये कोई एक आदमी नहीं, कुछ लोगों की भीड़ जैसे बातें कर रही हो। मुझे लगा मुझे किसी लैब में डाला गया है, किसी कमरे में। शायद मुझ पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हों, मुझे जानबूझकर तड़पाया जा रहा हो। वरना कोई अगर इस तरह से तड़प तड़प कर चीख रहा हो तो उसकी मदद कौन नहीं करेगा। लेकिन फिर भी वो ना मेरे करीब आ रहे थे, ना मेरी मदद कर रहे थे। बस किस दिशा में वो थे मैं ये भी समझ नहीं पा रहा था। बार बार आंखें खोलने की कोशिश नाकाम हो जाती। वो चुंधियाती हुई रोशनी मेरी आंखों को चीर डालती और मैं आंखें खोलने में नाकाम हो रहा था। समय बीतता गया, वो रोशनी धीरे धीरे कम होती जा रही थी और मुझे लग रहा था अब ये रोशनी को कम किया जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे रोशनी बहुत ज़्यादा कम हुई, मुझे समझ में आया मैं किसी कमरे में नहीं हूँ, मैं खुले में हूँ। और ये जो रोशनी थी ये सूरज की रोशनी हो सकती है। सूरज की रोशनी इतनी तेज कभी नहीं होती। लेकिन मेरे दिमाग में कुछ भी आ नहीं रहा था। मैं कहाँ रहता हूँ, मेरा नाम क्या है, मैं याद कर ही नहीं पा रहा था। अब ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा हो चुका हो। मैं खुद से काफी दूरी पर देख पा रहा था आसपास की फसल। ये एक बड़ा खेत था जहां बीच में मुझे जैसे डंडे पर सूली पर चढ़ाया गया हो, मुझे जैसे पंछियों को डराने वाला स्कैर क्रो बनाया गया हो। लेकिन मैं दूर दूर तक किसी इंसान को देख नहीं पा रहा था। वो रोशनी इतनी तेज थी तब तो मैं कुछ कर नहीं पाया, लेकिन अब जैसे मेरे शरीर में थोड़ी सी जान आने लगी थी। मैं खुद को अब उस डंडे से अलग करने की कोशिश कर रहा। रस्सियां इतने जोर से बांधी गई थी कि मैं अपनी बाजू को खींचकर निकाल नहीं पा रहा था। और वो मोटा डंडा जो जमीन में गाड़ा गया था, मैं उसे भी हिलाकर एक तरफ गिरा नहीं पा रहा था। लेकिन फिर भी अगर आप कोशिश करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलती है। 1 घंटा लग चुका था। एक बाजू मैंने काफी हद तक ढीली कर ली थी।
मैं कलाई तक पहुंच गया था, उस रस्सी से निकलने ही वाला था। अगले 15 मिनट में मैंने ये कोशिश भी की। मैं उस बाजू को अब रस्सी से निकाल चुका था। चीखें मैं मार रहा था, मेरी मदद के लिए तो कोई नहीं आ रहा था, लेकिन अब बाजू खुल चुकी थी। अपने हाथ से मैंने अपनी दूसरी बाजू को भी निकालने की पूरी कोशिश की। रस्सी में गांठ नहीं थी। मैं गांठ ढूंढने की कोशिश कर रहा कि गांठ खोल दूं, लेकिन रस्सी में गांठ हो तभी ना, जैसे रस्सी पूरी तरह से जुड़ी हुई। लेकिन दूसरी बाजू से मैं कुछ हद तक उस रस्सी को खींच पा रहा था और अगले 15 मिनट में मैंने अपनी दूसरी बाजू को भी आज़ाद कर दिया। अब अपनी कमर की उस रस्सी से मुझे बाहर निकलना था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था। जैसे ही मैं अपनी टांगों तक पहुंचा, मैंने अपनी टांगों पर बाजू से वो रस्सी को खींचा और टांगें निकालने में भी 15 से 20 मिनट का समय लगाया। फिर कमर से खींचकर खुद को अब मैं उस सूली से अलग कर चुका था। मुझे लगा जिसने मुझे यहाँ पर बांध कर रखा है, मुझे अभी जल्दी से यहाँ से भागना चाहिए। कोई मुझे पकड़ लेगा और दोबारा यहाँ पर बांध देगा या इस बार मौत के घाट उतार देगा। मुझे बचना चाहिए। मेरा कोई दुश्मन होगा जिसने मुझे सज़ा देने के लिए यहाँ पर लटकाया होगा। मैं अब भागने लगा था। वो फसल कितनी दूर तक फैली हुई थी मुझे नहीं पता था। मैं तेज़ी से भागता जा रहा और मेरा दिमाग जैसे कुछ यादों को मेरी आंखों के सामने घुमा रहा था। वो यादें ऐसी थी जो मुझसे जुड़ी हुई हों। मैं क्या काम किया करता था। मैं काले रंग का सूट पहना करता था। मैं ऑफिस में जाया करता था। शायद मैं कंप्यूटर पर किसी तरह का काम करता था और फाइल्स को खंगालने का काम भी मेरा हुआ करता था। फिर भी मुझे अपना नाम याद नहीं आ रहा था। मैं अपने दिमाग पर जोर भी डाल रहा और मैं हाँफ भी रहा। यहाँ से दूर भी मुझे निकलना था। जैसे ही वो फसल खत्म हुई, बहुत लंबे समय तक मैं भागा था। आगे मुझे एक सड़क नजर आई। मैं समझ गया था यह सड़क है, अब कोई ना कोई गाड़ी यहाँ से गुजरेगी। बस मुझे हाथ देना है, यहाँ से काफ़ी दूर निकल जाना है। मुझे खुद को मजबूर दिखाना है, कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा होगा। लेकिन वहाँ मुझे जो नज़र आया, मैं सड़क की दूसरी तरफ लगी हुई उस फसल में उस भयानक से आदमी को देख पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई भूत हो। उसका चेहरा बहुत ज़्यादा डरावना था। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल पड़ी हुई थीं और उसके हाथ में रिवॉल्वर थे। ये रिवॉल्वर भी जैसे खून से सनी हुई और उसने जल्दी से वो रिवॉल्वर मेरी तरफ की और गोली चलाई। वो तो मेरी किस्मत थी कि मैं उस गोली से बच गया, लेकिन अब सड़क की तरफ भागने में कोई फ़ायदा नहीं था। मुझे फसल में पीछे की तरफ ही भागना था। मैं भागते भागते ये सोच रहा, क्या वो इंसान था या असली भूत था? जानबूझकर उसने वो मेकअप किया था, डरावने कपड़े पहने थे, या सच में यहाँ पर भूत प्रेत मौजूद हैं? मुझे सवाल का जवाब चाहिए था। 2 बार और गोली की आवाज़ आई थी और वो आवाज़ ने मुझे हिला कर रख दिया था। इसी दिशा में कोई गोली चला रहा था, जैसे उसे पता था मैं किस तरफ भाग रहा हूँ। मुझे लगा मुझे कहीं ना कहीं छिप जाना चाहिए, लेकिन छिपने का फ़ायदा होगा? यहाँ छिपने की कोई जगह मिल ही नहीं रही थी और फसल में नीचे बैठना भी मौत के बराबर ही होता है। अगर आप मिले तो बचने का मौका नहीं मिलेगा। तो मैं भागे जा रहा। दूसरी दिशा में भाग भाग कर मैं जैसे पेड़ों के झुंड में पहुंच गया था। चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे और ये काफ़ी ऊंचे पेड़ थे। वहाँ मैं किसी से मदद चाहता था और मुझे एक ऐसा ही आदमी मिला भी। वो आदमी ज़मीन पर बैठा हुआ था। मैं उसे हिलता हुआ महसूस कर पा रहा था। वो दिखने में डरावना नहीं था, लेकिन मैं अंदर से डरा हुआ था। क्या वो मेरी मदद करेगा, या वो उन लोगों से मिला हुआ तो नहीं जो मुझे मारना चाहते हैं? क्या यह सच में कोई इंसान है या यह कोई भूत प्रेत तो नहीं? दिखने में वो सही लग रहा था। भागता भागता चीखता जैसे ही मैं उसके करीब गया, मैं उसके मुंह पर हाथ रखकर कहने लगा, आवाज़ मत लगाना, कोई मुझे मारना चाहता है। मेरी यह बात सुनकर वो भी घबरा गया। मुझे खींचकर एक पेड़ के पीछे ले गया और कहने लगा, कौन मारना चाहता है? मैंने कहा, वो देखो फसल में कोई भागा आ रहा है। उसने कहा, हाँ मैं देख पा रहा हूँ। जैसे ही वो फसल से थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला, मैंने उसको कहा, देखो कितना डरावना लग रहा है। सच में वो भयानक भूत जैसा था और अब सिर्फ उसके हाथ में रिवॉल्वर ही नहीं थी, एक तेजधार हथियार था जो चमक रहा था
और आगे उसके सूखा हुआ खून भी लगा हुआ था। वो यकीनन लोगों को मारता होगा। शायद ये वो हो सकता है जिसने मुझे उस सूली पर चढ़ाया हुआ था। मैं उस आदमी को कह रहा, क्या तुम जानते हो यहाँ क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? उसने कहा, मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन मैं ये जानता हूँ यहाँ पर ऐसे बहुत सारे भूत प्रेत से हैं जो लोगों का शिकार करते हैं। मैंने कई लोगों का शिकार होते हुए यहाँ पर देखा है, इसीलिए मैं शांत रहता हूँ, यहाँ बचने की कोशिश करता हूँ। मैं जितनी दूर भागने की कोशिश करूँ, बचने की कोई जगह नहीं है, दूर दूर तक इनका ही इलाका है। जब उसने ये शब्द कहे थे, मेरी टांगें कांपने लगी थी। मुझे लग रहा था अगर वो भाग नहीं पाया तो मैं कैसे भाग पाऊंगा। वो आदमी फसल में वापस चला गया था, लेकिन अब भी उसने पीछा नहीं छोड़ा था। वो अलग अलग दिशा में ऐसे भटक रहा था जैसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। जो आदमी मेरे साथ था, मैंने उससे पूछा, मुझे बताओ मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ से हूँ, क्या तुम जानते हो? उसने कहा, मैं नहीं जानता, तुम्हारे बारे में मुझे जानकारी कैसे होगी? मैंने कहा, वो ठीक है, लेकिन कोई तो तरीका बताओ, इनसे बचने का कोई तो तरीका बताओ, तुम कैसे बचकर रहते हो? उसने कहा, बचने का एक तरीका ज़रूर है। रात के वक्त यहाँ कई खड्डे हैं, उन खड्डों में हम छिप सकते हैं, और ये खड्डे गुफाओं की तरह हैं। ज़मीन के नीचे नीचे से हम दूसरी जगह पर पहुँच सकते हैं, और निकलने के रास्ते भी हैं। तुम्हें जल्दी से किसी एक गुफा में घुस जाना चाहिए। ये जो भूत प्रेत है ना, ये गुफाओं में नहीं आते, लेकिन अगर गुफाओं में आते हैं उसके बाद मार कर ही जाते हैं। तो गुफाओं में चुपचाप घुसना, आगे किसी और जगह से निकलना। मैंने कहा, ठीक है, जल्दी से मुझे भी एक गुफा में ले जाओ। पास के ही पेड़ में एक बड़ा सा छेद हुआ पड़ा था। ये पेड़ के अंदर छेद था। मैंने कहा, ये गला हुआ पेड़ है, तुम कहाँ ले जा रहे हो मुझे? उसने कहा, जल्दी चलो, पेड़ों की जड़ें काफ़ी नीचे तक होती हैं और बीच में छेद भी हुए होते हैं। जैसे ही मैं उस पेड़ के अंदर घुसा, ज़मीन के अंदर जाने का आसान सा रास्ता दिख गया। किसी को भरोसा नहीं होगा कि यहाँ गुफाओं में जाने का ऐसा रास्ता भी हो सकता है। वो मुझे गुफा में आगे की तरफ ले जाता रहा। मुझे उस पर भरोसा करना चाहिए या नहीं, मैं नहीं जानता था, लेकिन जो और आदमी था वो यकीनन मुझे मौत के घाट उतार देता, इसीलिए उससे तो मैं बचना चाहता था। मैं उसी जगह से आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था। वो मुझे एक और खाली सी जगह लेकर गया और वहाँ ऊपर से थोड़ी सी रोशनी आ रही, और वो मुझे कहने लगा, यही है निकलने का रास्ता, यहाँ से तुम निकल सकते हो। वो जो आदमी है यहाँ तक नहीं आता, मैंने कभी इस दिशा में उसे आते हुए नहीं देखा। जैसे ही मैं पेड़ से बाहर निकला, मुझे लगा यहाँ से बचने का अब रास्ता होगा, लेकिन उसने कहा, ये पूरा का पूरा इलाका भूतों से भरा हुआ है। तुम्हें अलग अलग तरह के ऐसे भूत पिशाच दिखेंगे जो तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे। बचकर रहना है, हमेशा बचकर रहना है, और पेड़ों पत्तों को खाते रहना है ताकि जिंदा रह पाओ, वरना वैसे भी हम मारे जाएंगे। मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने मुझसे पूछा था, तुम्हें कैसे पकड़ा? मैंने कहा, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा। और वो भी क्या करता, वो मेरे सामने ही रोने लगा था। कैसी जेल में फंसा दिया गया है हमें। मैं अब वहाँ रुक नहीं सकता था। मैं आगे की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन उसने तरीका बता दिया था। गले हुए पेड़ों में छेद होते हैं और इन बड़े बड़े पेड़ों से नीचे गुफा में जाने का आसान सा रास्ता मिल जाता है। इन गुफाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं आगे बढ़ने लगा और आगे ऐसे ऐसे पेड़ लगे हुए और बीच में खेत बने हुए। यहाँ जैसे अलग अलग फसल भी बीजी हुई थी। साफ साफ किसानों ने खेत बना रखे थे। और यहाँ क्या किसानों ने जो खेत बनाए हैं वो किसान यहाँ नहीं आते? ये सवाल के मुझे जवाब चाहिए थे। जवाब देने वाला अब आसपास कोई नहीं था। उस फसल में मैं पहुंच पाता उससे पहले ही मैंने दो अजीब से दिखने वाले डरावने से प्रेत देखे थे। वैसे ही भूत और उनके पास हथियार भी अजीबो गरीब थे। हाथों में जैसे हड्डियां पकड़ी हुई थी। ये खौफनाक भूत इनका इस्तेमाल करते होंगे हथियारों के तौर पर। और उन्होंने जब मुझे देखा, मैंने तो भागना शुरू कर दिया। मुझे लग रहा था अब दो से कैसे बचूंगा, लेकिन उस आदमी ने एक तरीका बहुत अच्छा बता दिया था। पेड़ों में जो छेद है ना, उससे गुफाओं में घुसा जा सकता है। मैं फिर से गुफा में घुस गया। ऊपर से उनके पैरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन फिर भी उस गुफा में चलते चलते अलग अलग जगह में जाता ही रहा। एक ऊपर से थोड़ी थोड़ी जो रोशनी आ रही थी चांद तारों की, वो गुफाओं के अंदर तक आ रही थी। कई जगह छोटे छोटे छेद से थे जो पेड़ों के बीच बने हुए थे।
उनसे रास्ता ढूंढने में आसानी होती, लेकिन अब काफ़ी समय भटकने के बाद मुझे लग रहा था बचने के लिए मुझे कुछ समय यहाँ इंतज़ार करना चाहिए। हो सकता है रात के वक्त मैं सही रास्ता ना ढूंढ पाऊँ, दिन के वक्त तो आसानी से ढूंढ पाऊँगा ना। अब किसी को पता भी नहीं है कि मैं यहाँ पर हूँ तो मुश्किल नहीं होगी। इंतज़ार करने लगा। मैंने कुछ घंटे इंतज़ार किया और उसके बाद रोशनी बढ़नी शुरू हो गई। मैंने जो अंदाज़ा लगाया था कि रोशनी बढ़ेगी, इतना अंदाज़ा नहीं लगाया था कि रोशनी ऐसी हो जाएगी जो आंखों को चुंधियाएगी, शरीर को जलाएगी और मेरी हालत पतली कर देगी। वो ठंडी गुफा में भी ऐसी जलन हो रही थी कि मैं सह नहीं पा रहा था। शरीर जलने लगा, मैं बेहोशी की हालत में पहुंचने लगा और मेरे होश उड़ने लगे। जैसे जैसे मेरे होश उड़ते जा रहे थे वैसे वैसे मुझे जिंदगी के वो दृश्य दिखते जा रहे थे। घर कहाँ हुआ करता था मेरा, कैसा घर हुआ करता था, कैसा परिवार था मेरा, मैं क्या किया करता था घर में। मेरा एक बेटा भी था जिसकी उम्र 10 साल थी। वो मेरा बेटा मुझे गले से लगाया करता था, कैसे मैं उसके साथ खेला करता था। मेरी बीवी मेरी बीवी भी होगी ना, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा, मुझे अपना नाम याद क्यों नहीं आ रहा। मैं बस धीरे धीरे जैसे बेहोशी की कगार पर वो पहुंचता गया। जब अचानक से मेरी आंखें खुली, मैं अब होश में आ चुका था, लेकिन आंखें चुंधिया रही और मुझे उसी सूली पर चढ़ाया गया था। वो स्कैरक्रो मुझे फिर से बना दिया गया था। मैं चीख रहा था, मुझे यहाँ क्यों बांधा गया है, मुझे यहाँ क्यों बांधा गया है, छोड़ दो मुझे मत मारो मुझे। लेकिन कोई मेरी मदद के लिए नहीं आया। जैसे उन भूतों ने रोशनी में मुझे पकड़ लिया हो और दोबारा मुझे यहाँ पर लाकर बांध दिया। वो बोलने की आवाज़ें आसपास से मुझे नजर आ रही थी, लेकिन ये रोशनी इतनी तेज थी कि मैं आंखें खोल ही नहीं पा रहा। बहुत तड़पा, बहुत दर्द दिया मुझे, जैसे इस बार मेरा शरीर थोड़ा थोड़ा जल भी रहा हो। वो पूरा दिन ये मुझे सहना पड़ा था, लेकिन जब रोशनी कम होनी शुरू हो गई, अंधेरा होना शुरू हो गया, मैं उसी जगह पर था जहां मुझे पहले बांधा गया था। लेकिन ये रोशनी कैसी होती है, ये जलन कैसी होती है? क्या सूरज की गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है? क्या मैं अपने ग्रह पर हूँ? सवाल नए नए उभर रहे थे और जवाब ढूंढने के लिए अब मुझे लगा क्या फिर से भागने की कोशिश करनी चाहिए। रस्सियों को बिल्कुल वैसे ही बांधा गया था। एक हाथ को छुड़ाने में मुझे काफ़ी लंबा समय लगा, लेकिन अब मुझे पता था कैसे कैसे हाथ को मरोड़ना है जिससे मैं उस सूली से उतर पाता। इस बार लगभग 45 मिनट लग गए मुझे और अपने शरीर को मैंने उस स्कैरक्रो की सूली से उतार दिया था। रास्ता मुझे पता था, सामने सड़क है और सड़क की तरफ भागूंगा तो वहां बचने का कोई ना कोई तरीका तो ढूंढ ही लूंगा। मैंने उस तरफ भागना शुरू कर दिया। मैं बड़ी तेज भाग रहा था और मुझे अचानक कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगी जो मेरी नहीं थी, किसी और के कदमों की आवाज़। शायद कोई मेरे पीछे था। मैं पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहता था। मैं रुका तो मारा गया, मैंने ये सोचा था, इसीलिए मैं एक दिशा में आगे की तरफ भागता जा रहा था। जब मैं सड़क पर पहुंचा, मुझे अब सड़क की दिशा में ही जाना था। सड़क मुझे जहां ले जाती मैं वहां पर ही जाता, लेकिन अब सड़क पर भागते हुए मुझे साफ पता चल रहा, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। वहां सिर्फ एक ही भूत नहीं था। हर एक खेत के आसपास, वो पेड़ के आसपास वैसा प्रेत नजर आता जिनकी नज़रें मुझे देखकर ऐसे चमक जाती जैसे कोई शिकारी शिकार को देखकर चमक जाता है, बस उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। वो प्रेतों का झुंड था जो मेरे पीछे था और मैंने बचने की कोशिश की, लेकिन एक तरीका जो काम किया वो पहले वाला ही था। पेड़ के उस छेद में घुस जाना और ऊपर से उस भीड़ के जाने का इंतज़ार करना, यह तरीका सही था। इस बार मैं सड़क के दूसरे वाले पेड़ के अंदर घुसा था। अब आगे वाली दिशा की तरफ मैं बढ़ता ही रहा। जैसे जैसे वो कदमों की आवाज़ कम होती गई, मुझे लगा वो दूर जा चुके हैं। अब मुझे बाहर निकलना चाहिए, बाहर निकलकर देखना चाहिए। इसीलिए मैं गुफा से बाहर झांकने लगा। अब आसपास मैं देखना चाहता था। तभी मुझे सामने एक आदमी नजर आया और उस आदमी को देखते ही मुझे लगा मुझे इससे मदद मांगनी चाहिए। इसे तो पता होगा ना यहाँ से निकलने का रास्ता क्या है। मैं उस आदमी के भागते हुए करीब गया। वो मुझे देखकर डर गया।
उसके हाथ में एक तेज धार भाला था, आगे से चमकता हुआ। उसने जैसे मुझ पर हमला करने की कोशिश की। मैं एक इंसान पर ही भरोसा कर सकता था। मैं पीछे गिरा और कहने लगा, मत मारो मुझे, मत मारो, मेरी मदद करो। वो भूत कम है जो मुझे मारना चाहते हैं। क्या तुम भी मुझ पर हमला करोगे? कहीं तुम तो मुझे कैद नहीं करना चाहते? तब उसने कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हें कैद नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे करीब मत आओ, तुम मुझे मार दोगे। मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। यहाँ बहुत भयानक भयानक से लोग रहते हैं, वो मारने की कोशिश करते हैं, वो भूत पिशाच मारने की कोशिश करते हैं। उसकी बातों से भी ये साफ था, वो भी उन्हीं से डर रहा था जिनसे मैं डर रहा था। और कहते हैं जब दुश्मन एक ही हो तो हमें दूसरे से हाथ मिला लेना चाहिए, ताकि ताकत से उस दुश्मन का मुकाबला किया जा सके। मैं उससे पूछ रहा था, वो भूत क्या है, क्यों मारना चाहते हैं, कैद क्यों करते हैं? उसने कहा, कैद करते हैं? क्या तुम्हें उन्होंने पकड़ लिया था? मैंने उसे सब कुछ सच बता दिया, कैसे मुझे सूली पर चढ़ा देते हैं। और उसने कहा, तुम पकड़े गए फिर भी तुम्हें जिंदा छोड़ दिया। मैंने अपनी आंखों के सामने कई लोगों को मरते हुए देखा है। जिन्हें वो पकड़ लेते हैं उन्हें वो मौत के घाट उतार देते हैं, तड़पा तड़पा कर मारते हैं, और मदद कोई नहीं कर पाता। मैंने उसको कहा, तो क्या यहां से भागा नहीं जा सकता? उसने कहा, मैं ज्यादा दूर तक जा नहीं पाया, लेकिन दूर तक जाने के बावजूद भी इनसे दूर निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये हर जगह फैले हुए हैं। यहाँ जैसे किसी ने लाकर हमें फंसाया है। ऐसा लग रहा है जैसे हम पर कोई एक्सपेरिमेंट किया गया हो। मैंने कहा, बिल्कुल बिल्कुल, क्या यहाँ से बचने का कोई और रास्ता? मुझे कुछ तो बताओ। उसने एक बड़ा सा कपड़ा जिसके ऊपर ढेर सारा घास फूस लपेटा हुआ था, उसे अपने कंधे पर टांगा हुआ था, बिल्कुल सुपरमैन की तरह। लेकिन वो इसका इस्तेमाल करता था, जैसे ही वो भूत प्रेत करीब आ जाएं तो उस कपड़े से खुद को ढांक लो, किसी कोने में सिमट जाओ, उन्हें पता नहीं लगता। वो समझते हैं कि हम कहीं और चले गए और वहां से वो दूर चले जाते हैं। उनसे बचने का ये रास्ता है जो वो अपना रहा था, और वैसा कपड़ा बनाने के लिए मुझे भी उसने प्रेरित किया था। आसपास कई फटे हुए कपड़े उन खेतों में पड़े थे। बहुत सारे कपड़ों को इकट्ठा करके बांधकर ऊपर घास को चिपकाकर, जैसे मैंने भी वैसा ही कपड़ा बना लिया, और उसके बीच मैं भी छिप सकता था। आसपास से आ रही वो आवाजें बार बार डराती, बार बार लगता कि वो आ जाएंगे और हमें मार डालेंगे। मैंने उसे गुफाओं का रास्ता बताया और उसने मेरे लिए वो कपड़ा बना दिया था। लेकिन मैं अब यहाँ रुकना नहीं चाहता था। मैं आगे की तरफ भागना चाहता था, यहाँ से दूर निकलना चाहता था। मैंने भागना शुरू कर दिया। आगे वाले वो पेड़ों के पास से, आगे वाले उस खेत के पास से, वो बंजर जमीन के पास से, जहां पर एक बड़ी सी पवन चक्की लगी हुई, उसके पास से भी मैं भागा जा रहा। उस बीहड़ में खाने के लिए कुछ नहीं था, ना पत्ते थे, ना कोई फसल थी जिसे मैं चबा सकता था, कुछ नहीं। भूखा प्यासा वहां से ज्यादा दूर नहीं भाग पाऊंगा, मुझे ये लगा था। लेकिन एक वैसी ही पवन चक्की जो एक बड़े से पंप की तरह काम करती थी जमीन से पानी निकालने के लिए, उस पानी ने मुझे जिंदा रखा था। कई घंटे तक चला था मैं, बहुत लोगों से बचा था मैं। वैसे भूत, वैसे पिशाच कई जगह नजर आते, मैं उनसे हर बार छिपता। वो कपड़ा बहुत ज्यादा काम का था, लेकिन इतनी दूर इस बीहड़ में निकलने के बावजूद भी मुझे मदद के लिए कोई नहीं मिला। कुछ लोग मिले जो ये कह रहे थे यहाँ पर भी भूतों का इलाका है, और वो भी गुफाओं का इस्तेमाल करते, खड्डे बनाकर रहते, सुरंगों में रहते, पेड़ों पर छिपकर रहते। हर कोई यहाँ इसी तरह से बच कर रह रहा था उन शैतानों से। लेकिन मैं यहाँ से दूर निकलना चाहता था। एक हद होती है दूर जाने की। उस दिशा में वो बड़े बड़े से बंजर पहाड़ दिखे थे। ये ज़्यादा बड़े पहाड़ नहीं थे, कह सकते हैं 20 से 40 फुट ऊपर बड़े बड़े पत्थरों के बने हुए पहाड़, और उनसे पार मैं जा ही नहीं पाया। जैसे ही वहाँ रोशनी होनी शुरू हो गई, मेरे शरीर में जलन शुरू हो गई थी। जब शरीर जलने लगा, मैं ऐसी ही एक सुरंग में घुस गया था। उस सुरंग में घुसने के बाद वो जलन तेज होती गई और पत्थरों से मैंने खुद को ढांक लिया। शरीर निढाल होता गया, आंखें बंद होती गई, बेहोशी सी छाती गई, और जब मेरी आंख खुली, मैं दोबारा उस सूली पर लटका हुआ था। वो वहशी मुझे दोबारा सूली पर लटका चुके थे।
शरीर पर जख्म के निशान थे और मैं तड़प रहा था। वो रोशनी मेरी आंखों के अंदर से शरीर में तड़प पैदा कर रही थी। मैं जितनी दूर चला गया कोई फायदा नहीं हुआ। दोबारा से मुझे उसी जगह पर लाकर लटका दिया गया था। कैसे कैसे वहशी इंसान है, इंसानों को इस तरह से तड़पाते हैं। आज़ादी नहीं मिलती, आज़ादी में ही इस तरह फंस कर रहना पड़ता है। लेकिन वो यादें जो आंखों के सामने घूम रही थी, मेरे कई दुश्मन थे, कई दुश्मन जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं किया करते थे। उनकी यादें आंखों के सामने घूमती जा रही थी और मैं याद करता जा रहा था। क्या उनमें से कोई तो नहीं जिसने मुझे यहाँ पर इस तरह से कैद कर दिया? थे कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा बुरे थे। मैं कॉरपोरेट जगत में काम किया करता था, एक बिल्डर के पास जैसे नौकरी किया करता था, और उसके दुश्मन थे, वो बुरा था। मैंने भी कई बुरे काम किए। हाँ, मैंने बुरे काम किए। क्या नाम था मेरा? मेरा नाम सुभाष। हाँ, सुभाष था मेरा नाम। मेरे नाम से कुछ लोग डरते भी थे। मैं कई बार ज़मीन के कुछ ऐसे इलीगल काम करवाता था जो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं होते, खुद को फ़ायदा पहुंचाने के लिए होते। लेकिन दुश्मन हमें मारने की कई बार कोशिश कर चुके थे। बड़े बड़े गैंगस्टर जो मेरे मालिक के दुश्मन थे, मेरे भी दुश्मन थे, और हमें बचकर रहना पड़ता था। ये बातें सूली पर लटके हुए मुझे याद आ रही थी और मैं कठोर भी होता जा रहा था। अगर उन्होंने मुझे मारना होता तो मार चुके होते, लेकिन सूली पर लटकाते हैं, तड़पाते हैं, दर्द देते हैं। शायद वो मुझे मारना नहीं चाहते, जिंदा रखना चाहते हैं। कोई खास काम है और ना ही मुझे भागने देना चाहते हैं। यह जगह इतनी बड़ी है कि भागकर मैं निकल नहीं सकता, और मैंने सोचा इस बार तरीका बदलना होगा। आज रात मुझे तरीका बदलना होगा। मैंने रात का इंतज़ार किया। जैसे ही रात हो चुकी थी, मैं वहाँ से खुद को छुड़ाकर आगे की तरफ भागना शुरू हो गया। वो अनाज के खेत के बीच से निकलते ही जहाँ पेड़ शुरू हुए, वहाँ वो आदमी बैठा हुआ था। मैं हल्के कदमों से उस गुफा के अंदर पहुँचा और उसे भी खींच कर ले गया। ऊपर क्या हो रहा है अब कोई भी हमारे बारे में जान नहीं सकता था। उसे कुछ पता ही नहीं चलता। मैं उस आदमी से बात करने लगा। मेरी यादें धुंधली धुंधली सी क्यों हैं? मुझे थोड़ा थोड़ा याद क्यों आ रहा है? क्या तुम्हें अपनी ज़िंदगी का सब कुछ याद है? उसने कहा, मुझे भी धीरे धीरे याद आया था, जैसे यहाँ पर लाया गया कोई इंजेक्शन दे दिया गया हो। मैंने उसको कहा था, क्या सच में तुम्हें लगता है कि हम जिंदा हैं? ये बात सुनते ही उसके भी जैसे रोंगटे खड़े हो गए हों। उसका भी चेहरा उतर गया था। जो मैं सोच रहा था, अब वही सोच उसके अंदर भी घर कर गई थी और वो भी डरने लगा। तुम्हें क्या लग रहा है? क्या हम मर चुके हैं और ये कोई दूसरी दुनिया है? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन एहसास तो वैसा ही हो रहा है। चाहे मैं कहीं पर भी रात बिताऊं, सुबह होते ही वहां पर पहुंच जाता हूं, जैसे कोई श्राप हो जो आपकी आत्मा को वहीं पर जोड़ देता है। कहीं ये सच तो नहीं? उसने कहा, अगर ये बात है, हम मर चुके हैं, तो हमें जो नजर आते हैं वो क्या है? मैंने कहा, ये दूसरी दुनिया हो सकती है, मुर्दों की दुनिया, जहां पर हमारी आत्मा अभी अभी आई है और हमें इनसे बचना पड़ रहा है। अगर हम इनके हाथ लग गए, शायद हमारे साथ और भी ज़्यादा बुरा होगा। लेकिन हम पहचान कैसे करें हम जिंदा हैं या मुर्दा हैं? तो वो आदमी कहने लगा, अगर ऐसा है तो एक ही इंसान है जो हमें बता सकता है, या कहूँ वो इंसान ही नहीं है, वो प्रेत ही नहीं है, वो कुछ और है। मैंने उससे पूछा, किसकी बात कर रहे हो? उसने कहा, देखने में वो बिल्कुल मौत का दूत नजर आता है। काले चोले में भयानक सा चेहरा, हाथ में एक हथियार, लेकिन वो कभी पीछा नहीं करता, कभी नुकसान नहीं पहुंचाता। एक ही जगह पर बैठा रहता है, और जब कहीं गया होता है, क्या करने गया होता है मैंने कभी सोचा नहीं। मैं मन में ये सोच चुका था कि शायद वो मौत का दूत हो सकता है, लेकिन अगर तुम्हारी बात सच है तो मौत का दूत हमें सच बता सकता है। हमें वहां तक जाना होगा। वो पीछे वाले खेतों को पार करके 2 नदियां आएंगी,
वो 2 नदियों को पार करने के बाद आगे वाले वो जैसे रेगिस्तानी इलाके के बीच में बैठा हुआ वो आदमी काले चोले में, हाथ में वैसा ही हथियार जैसा मौत के दूत के हाथ में दिखाया जाता है, दूर से पहचान की जा सकती है। लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देना चाहूँगा, वो दिखने में भयानक है, बैठा रहता है, लेकिन अगर उससे बात करने की कोशिश करो तो वो जैसे भड़कना शुरू हो जाता है। अगर तुम उससे कोई मदद पा सको, खुद को जिंदा बचाए रखना। अगर मरे हुए हो फिर भी हमें दर्द तो हो रहा है ना। उसकी बातें मुझे जैसे डरा रही थी। मैं और ज़्यादा डरना नहीं चाहता था। पहले से मेरी हालत बहुत ज़्यादा पतली थी, लेकिन उसने जो बताया था मुझे उस तरफ जाना ही था। मैंने जाना शुरू कर दिया। वो फसलों के नीचे से बनी हुई वो सुरंगें, निकलने में मुझे परेशानी हो रही थी, लेकिन फिर भी मैं आगे बढ़ता ही रहा था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया मुझे और मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आगे ज़्यादा सुरंगें नहीं थी, कुछ रास्ते ऐसे थे जहाँ सुरंगें थी ही नहीं। वो पेड़ों के पास से गुजरते हुए मुझे वैसे ही भयानक भूत नजर आते। यकीनन जैसा कि मैं सोच रहा हूँ, हम प्रेत आत्माएं बन चुके हैं और ये भूत हो सकते हैं। वो भूत जो पहले जिंदा थे ही नहीं, लोगों को मारने की कोशिश करते हैं, और हो सकता है यहाँ पहुँचने का कारण भी यही हो। इसीलिए तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, और शायद यहाँ जो भी है उसे कुछ याद नहीं रहता। पेड़ों से आगे, उन नदियों से आगे मुझे वहाँ छोटा सा ऐसा हिस्सा दिखा जो रेगिस्तानी सा लग रहा था। चारों तरफ से पेड़ों से घिरा हुआ था, लेकिन बीच की मिट्टी जैसे रेत से बनी हुई थी। हाथ लगाकर मैंने महसूस भी किया था, और सामने वैसा ही काले रंग के कपड़े पहने, हाथ में मौत के दूत का हथियार लिए ऐसे बैठा था जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। मुझे जैसे उससे अपने आप डर सा लगने लगा था। जैसे ही मैंने उस रेत पर पैर रखा, पहले शरीर बिल्कुल सही लग रहा था। रेत पर पैर रखते ही जैसे मेरा शरीर अपने आप ठंडा सा फिरने लगा। वो ठंड बहुत ज़्यादा थी, शरीर के अंदर तक जा रही थी। मेरा शरीर नीला नीला सा होने लगा था, और अपने आप मेरे दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। मैं खुद को संभाल सकता था, लेकिन दिल की धड़कन को कैसे रोकता। मेरा दिमाग भी थर थर कांप रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी, जैसे जैसे मैं उसके करीब जाता जा रहा हूँ, मेरा शरीर अपने आप ऐसा अजीब सा व्यवहार क्यों कर रहा है। फिर भी मुझे बचने का एक ही रास्ता पता लगा था, मुझे उससे जानना तो था ही। जब मैं उसके सामने खड़ा हो गया, उसका वो भयानक सा चेहरा था जैसे हड्डियों से बना हुआ हो। छोटी छोटी हड्डियां जोड़कर उसकी खोपड़ी बनी हुई थी। ऊपर मांस नहीं था, वो और भी ज़्यादा बारीक हड्डियां थी। आंखें भी जैसे हड्डियों की सफ़ेद रंग की बनी हुई, लेकिन बीच में वो परछाइयाँ दृश्य दिखा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा ये पारलौकिक जीव है, ये कोई साधारण प्रेतात्मा नहीं है। लेकिन उसके सामने बोलने के लिए ज़बान में हिम्मत भी चाहिए। ज़बान कांप रही थी, हिल रही थी, लेकिन गले से शब्द निकल नहीं रहे थे। मैंने हिम्मत बांधनी शुरू कर दी। कुछ समय उसकी तरफ देखता रहा, और उसके बाद मैंने हलक से वो 2 शब्द निकाले थे, मेरी मदद करो। जब मैंने ये कहा, वो मेरी तरफ देखने लगा था, उठकर खड़ा हो गया था। उसका वो भयानक चेहरा और उसका लंबा हो रहा वो कद, उसका कद 10 फुट से ज़्यादा हो गया था। उसकी बाजुएं उस रेत के चारों तरफ ऐसे रबर की तरह घूमने लगी थी, जैसे वो मुझे अपने शिकंजे में फंसा रहा हो। धीरे धीरे वहाँ अंधेरा सा और ज़्यादा बढ़ने लगा था। चांद भी उसने अपनी बाजुओं से ढक लिया था। इस तरह से गोल गोल घुमाता हुआ अपने बाजुओं को फैलाता जा रहा था। तब उसने वो आँखों से रोशनी छोड़नी शुरू कर दी। वो पूरी तरह से कवर किया जा चुका इलाका था, और वहाँ आँखों की रोशनी और उसके वो शब्द, तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अपनी मदद खुद करनी होगी, तुम्हें उन्हें ख़त्म करना होगा, ये तुम्हारा काम है, आज़ादी तभी मिलेगी। मैंने उसको कहा, किसको मारना होगा? क्या जिसने मुझे कैद किया है उसे मारना होगा? और क्या तुमने तो मुझे कैद नहीं किया? उसने कहा, मैं सिर्फ इतना जवाब दे सकता हूँ, तुम्हें उसे मारना होगा। जिन्हें तुम भूत कहते हो उन्हें ख़त्म करोगे
तो चारों तरफ आज़ादी होगी, फिर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेना आसान हो जाएगा। क्या तुम मेरे लिए ये काम करोगे? मैंने कहा, हाँ, मैं ये काम करूँगा। क्या मुझे इससे आज़ादी मिलेगी? उसने कहा, हाँ, तुम्हें आज़ादी तभी मिलेगी। मैंने कांपते हुए वो सवाल का जवाब भी मांगा था जो मैं सुनना नहीं चाहता था। क्या मैं जिंदा हूं या मैं मुर्दा हूं? उसने कहा था, तुम अभी अभी मरे हो, तुम्हें इसीलिए धीरे धीरे सब कुछ याद आएगा, लेकिन उनके हाथ मत लग जाना, वो नोच डालेंगे, तुम्हें वो काम करने नहीं देंगे जो करके तुम्हें बचने का रास्ता मिलेगा। तुम्हारी वो दुनिया की जानकारी अधूरी है। वहाँ मरने के बाद आगे की दुनिया के बहुत रास्ते होते हैं, आगे बहुत कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर बंधे रहने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ से बचने का एक ही रास्ता उनका अंत है। क्या तुम कर सकते हो? मैंने कहा, हाँ, मैं कर सकता हूँ। मैं वहाँ से वापस आ गया था। अब उन भूतों को खत्म करना होगा और मुझे तरीका भी बताया गया था। फसल में मुझे अलग अलग तरह के हथियार बनाने के तरीके भी मिलेंगे। लकड़ी मिलेगी, लोहा मिलेगा। ऐसे हथियार बनाने हैं अपने दिमाग से जो उन भूतों का अंत कर पाएं। इस दुनिया में उनके भी शरीर हैं। उनके शरीर को खत्म करने के बाद वो तुम पर दिमाग लगाकर हमला करेंगे। बचते रहना है, मारते रहना है, बचते रहना है, मारते रहना है, अंत करना है उनका। जब इस जगह पर कब्जा हो जाएगा तो इलाका मेरा हो जाएगा। मैं वापस आ गया था। अभी सुबह का वक्त नहीं था क्योंकि रात ही थी, तो मुझे लगा शुरुआत आज ही करनी होगी। जिस जगह मैं पहुंचा वहां वो आदमी था, रिवॉल्वर लिए और हथियार लिए, और सबसे पहले मुझे लगा, हथियार बनाना क्यों जब छीना जा सकता है। मैं एक ऐसे लकड़ी के छोटे से घर के करीब था जहां छिपकर बैठ सकता था। आवाज़ें लगाने के बाद उसने मेरा पीछा किया और वो वहां पर आ गया। पीठ पीछे से पत्थर से हमला किया था मैंने। उंगलियां उसके आंख में गड़ा डाली थी। उसी की रिवॉल्वर छीनकर उसके सर के पीछे से गोली मारी थी और उसके उस हथियार से उसके शरीर के हिस्से करके उसे वहीं दफना दिया था। मुझे दिमाग से खेलना था। उन्हें ऐसे मारना था ताकि किसी को पता ही ना चले। इसके बाद मैं इंतज़ार करने लगा क्या इस इलाके में कोई और आता है। तब मैंने देखा साथ वाले उस गांव से एक और भूत इस दिशा में आया, लेकिन तब तक रोशनी बढ़ने लगी थी और मैं उस हथियार को एक खास जगह छिपाकर अब कोने में छिप गया। वो रोशनी आंखें चुंधियाने लगी और मुझे उसके बाद कुछ याद नहीं। लेकिन जब दोबारा रोशनी गई, रात का समय था और मैं फिर से उस सूली पर चिपका हुआ था। जानता था अब सच्चाइयाँ, लेकिन मुझे अपनी ज़िंदगी की अधूरे यादें ही मेरी आंखों के सामने घूमती हुई दिख रही थीं। इस रात भी शिकार होने से अच्छा शिकार करना ही था। मैंने तरीका अपनाया। दूसरे खेत में जाकर वो आदमी जो मेरी मदद कर रहा था उसे भी मैंने कुछ हथियार दिए, कुछ लकड़ी के हिस्से, कुछ भाले। वहाँ मिट्टी में हमने जाल बिछाए। रात के वक्त हम ये काम कर रहे थे और उस खेत के उस भूत को फंसाना बहुत ज़्यादा आसान था। वो तेज़धार हथियार से कभी मुझ पर हमला करना चाहता। गुफाओं के ज़रिए अलग अलग पेड़ों के छेद से निकलकर उसे भी हमने फंसा ही डाला। उसे फांसी के फंदे पर लटकाया था एक पेड़ के साथ। ऐसा जाल, ऐसा दिमाग मैंने लगाया जो शायद किसी का नहीं होगा। लेकिन अब जैसे एक को मारते तो दूसरा आता, दूसरे को मारते तो तीसरा आता। धीरे धीरे उन भूतों को, वो पिशाच जैसे दिखने वाले जीवों को मारते जा रहे थे और काम होता जा रहा था। समय बीतता जा रहा था, बीतता जा रहा था। अगले 10 दिनों में मैंने वहाँ इतने भूतों को मारा, आसपास के इलाके में दूर दूर तक गया। वो फसलें सूखने लगी थी, काले रंग की होने लगी थी। जहाँ मौत होती है वहाँ मनुष्यत होती है। मौत भले ही ऐसे लटकते हुए भूतों की ही क्यों ना हो। वहाँ जितने भी मेरे जैसे अभी अभी मरे हुए वो प्रेत थे, सभी खुश थे। अब उन्हें छिप कर रहने की ज़रूरत नहीं थी। रात को वो बाहर निकल सकते थे।
वो आज़ादी से जी सकते थे। मैं अब हर बार सूली से उतरकर उन भूतों का शिकार करता और ये काम मैंने 30 दिनों तक किया था। कोई भूत नहीं बचा था, कोई वापस बदला लेने के लिए नहीं आ रहा था। वो भीड़ बनाकर आते तो भी मैं मार चुका था, इसीलिए उनकी हिम्मत टूट गई। पूरा का पूरा इलाका ही जैसे हमारा हो चुका था। अब हम यहाँ किसी को रहने दे नहीं सकते थे। फसलों को जलाया जाना शुरू हो गया। वो भूत जो छिपकर आते, कमज़ोर होते लेकिन चालाक होते, फसलों को जलाकर हमें मारना चाहते थे। लेकिन अब गुफाओं के वो छेद सिर्फ पेड़ों में ही नहीं थे, ज़मीन में भी थे। वो जहाँ जहाँ फसल को जलाते हम वहाँ वहाँ छिप जाते। वो ऐसे ऐसे हथियार लेकर आते जो मैंने सोचे तक नहीं थे, लेकिन वो हमें पकड़ नहीं पा रहे थे। कुछ हो नहीं पा रहा था। धीरे धीरे खाली इलाका, बंजर, जला हुआ, मनहूस, जहाँ हमारा राज था और मैं उनका राजा। वो सारे के सारे प्रेत मेरी बात मानते थे और मुझे लगा यह काम हो गया है। अब आज़ादी की गुहार मुझे मौत के दूत से लगानी चाहिए। मैं अब मौत के दूत के पास जाना चाहता था, पूछना चाहता था, क्या अब इससे आगे मुझे कुछ और करना होगा या मुझे आज़ादी मिल सकती है? मैं मरा हुआ हूँ ना, दोबारा तो जिंदा हो नहीं सकता, लेकिन शायद इस बेझिझक जिंदगी जहाँ पर दुख मिल रहे हैं उससे आज़ादी तो मिल जाएगी ना। वो रात जाने का रास्ता आसान था, छिपता छिपाता नहीं जा रहा था। मैं छाती चौड़ी करके जा रहा था। जो काम मुझे सौंपा गया था वो काम मैंने कर दिया था। उस जंगल में उस रेत पर पैर रखते मुझे लग रहा था मैं निडर रहूंगा, लेकिन डर पैदा हो रहा था। वो सच में मौत का दूत था और कहते हैं मौत के दूत को आंखों के सामने देखने के बाद खौफ पैदा होने लगता है। वहाँ रेत पर पैर रखते ही मुझे मेरी जिंदगी के सारे पल आंखों के सामने घूमते हुए नजर आ रहे थे। मेरी मौत तक मुझे नजर आई थी। कैसे उस गैंग वॉर में ही मैं फंस गया था। मैं मजबूर था, ना इधर जा सकता था ना उधर जा सकता था। जिंदगी में बड़ी बड़ी गलतियां की थी मैंने। कुछ लोगों के मरने में मेरा ही हाथ था, इसीलिए अंत में मैं भी बुरा फंसा था। लेकिन मौत के बाद यहाँ कैसे आया, आगे का वो रास्ता मुझे कुछ याद नहीं था। मैं उस सूली से कैसे जुड़ गया था, उसका जवाब मुझे शायद आज मिलने वाला था। जब मैं उसके सामने खड़ा हो गया था, मैं उससे जवाब चाहता था। मैंने वो काम कर दिया। मैंने उन भूतों को मार दिया। मैं अब आज़ादी चाहता हूँ। उसने भी हंसते हंसते कहा था, आज़ादी चाहिए? तुम्हें सच में बताओ, आज़ादी चाहिए? क्या सोच कर बैठे हो? ये आज़ादी कैसी मिलेगी? आगे कैसी दुनिया होगी? मैंने कहा मुझे नहीं पता, तुम बताओ। उसने कहा तुम सोचो, तुम्हारी सोच से आगे की बात बताऊंगा, मेरा यकीन करो। मैंने कहा मुझे लगता है इससे आगे की कोई दुनिया होगी, जैसे जिंदा की दुनिया होती है, मुर्दों की दुनिया होती है, मुर्दों से आगे और भी कई दुनियाएं होती होंगी, जैसे नर्क, स्वर्ग, ऐसी ढेर सारी चीज़ें होती होंगी। शायद धीरे धीरे मेरी आत्मा को वहाँ गुजरना होगा, वहाँ रहना होगा, लेकिन यहाँ का शायद काम खत्म हो गया। क्या मैं आज़ाद हो सकता हूँ? उसने उसके बाद मुझे जो जो कहा था, मुझे उस पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने हंसते हुए कहा था, तुम्हें क्या लगता है तुमने जिनको मारा है वो कौन थे? मैंने कहा वो भूत थे या पिशाच थे? उसने कहा वो जिंदा थे, तुम मरे हुए हो। तुम उस जगह एक स्कैर क्रो की तरह सिर्फ पंछियों को डराने के लिए नहीं, बल्कि एक श्राप की तरह लोगों को डराने के लिए बांधे गए थे। तुम अपना काम करते गए। जिन्हें तुम मार रहे थे वो जिंदा लोग थे, तुम्हें भयानक लगते थे, जैसे जिंदा इंसानों को भूत भयानक लगते हैं। तुमने उन्हें भूत समझकर मारा, खत्म कर दिया, इस पूरे इलाके को बंजर बना दिया, मनूस बना दिया। जैसे कोई शापित जगह, तुमने इस जगह को भी शापित बना दिया है। हर इंसान यहाँ से जैसे भाग जाना चाहता था। तुमने किसी को जिंदा नहीं छोड़ा, हर किसी को मार दिया। यह बात सुनकर
मैं लड़खड़ा गया था, मैं डर गया था, मैं घबरा गया था। उसने मुझे जो बताया था मैं समझ नहीं पा रहा था। मैं जिंदा इंसानों को मार रहा था, शायद इसीलिए क्योंकि वो डरा करते थे कि रात को यहाँ भूत घूमता है। वो मैं था, वो मुझे भूत समझकर मुझे भगाने की कोशिश करते थे और तुमने मुझ में हिम्मत जगाई। मैंने उन सबको मार डाला, इस जगह में सबको मार डाला। इसके बाद उसने कहा था, तुम्हें क्या लगता है ये जगह हमेशा बंजर रहेगी? क्या हमेशा ऐसे होता है? जो भी शापित जगह होती हैं, बंजर जगह होती हैं, वहाँ पर इंसान दोबारा आने की कोशिश करते हैं। ये कभी ख़त्म नहीं होगा, वो दोबारा यहाँ पर आएंगे, इस जगह पर तुम्हें भगाने की कोशिश करेंगे, मारने की कोशिश करेंगे। जैसे श्राप को ख़त्म करके ज़मीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश इंसान हमेशा करता रहता है। अब बताओ आगे तुम्हें क्या करना है? मैं घबराया हुआ था लेकिन हंस भी रहा था। मैंने कहा, मैं उन लोगों को भी मारूंगा, जो भी आएगा मैं उसे मारूंगा। जिंदगी में मुझे वो मज़ा नहीं आया जो यहाँ आ रहा है। मैं भी डरा हुआ था आगे की ज़िंदगी में मुझे क्या करने को मिलेगा। मुझे ऐसा कोई शरीर मिलेगा, मैं क्या मार पाऊंगा, मैं ये मज़ा कर पाऊंगा या नहीं? तब मौत के दूत ने भी हंसते हुए सर पर हाथ रखा था और कहा था, तभी तो तुम्हारा चुनाव किया गया है। तुम्हारा चुनाव इसीलिए किया गया, तुम्हारा स्वभाव जागृत होगा और तुम वही करोगे जो हमेशा से करते आए हो। मैं खुश था। अगले 6 महीने उस जगह जो आता मैं उसे मार देता। कई बच्चे जो गलती से यहाँ आ जाते, कई घर थे जो दूर दूर बने हुए, उस इलाके में भी मेरा आतंक था। मैं जिंदा नहीं छोड़ता था, उन्हें ऐसे मारता था देखने में हादसा लगे। मुझे मज़ा आता गया और 1 महीने बाद जब मुझे बुलाया गया था दोबारा उस मौत के दूत के द्वारा, तो मैं उनसे पूछ रहा था, मुझे आज़ादी नहीं चाहिए, मैं यहाँ रह सकता हूँ? और उसने कहा, नहीं, तुम यहाँ से बहुत अच्छा कर रहे हो, अब आगे जाने का समय है। मैं निराश हो गया था। अभी तो इतना अच्छा लगना शुरू हुआ था, मैं आगे क्या करूँगा? लेकिन उसने मुझे अचंभित कर दिया था, ये मुझे नहीं पता था। उसने कहा, तुम्हें यहाँ से आज़ादी चाहिए और तुम्हें पता है आज़ादी कैसे मिलेगी? तुम्हें जिंदा किया जाएगा, सशरीर जिंदा किया जाएगा, रूप बदला सा होगा, जगह बदली सी होगी, जीवन बदला सा होगा, तुम्हें जिंदा किया जाएगा। तुमने मरकर भी विनाश फैलाया है, इसीलिए तुम्हें शरीर दिया जाता है। ऐसे लोगों की भी ज़रूरत होती है जो दुनिया में विनाश फैलाए रखें, तभी तो ज़िंदगी जीने का मज़ा रहता है। लोगों को ये पता ही नहीं लगता कैसे कैसे शैतान इस दुनिया में रहते हैं। उसने ये शब्द मेरे सामने कहे थे और मैं मुस्कुराया था। मैं इसलिए मुस्कुराया था, अब यहाँ कैद होकर रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे फिर से शरीर मिलेगा, मैं फिर से ज़िंदा हो जाऊँगा किसी और की पहचान से। काम तो मुझे एक ही करना है। बहुत मज़ा आता है उसमें, बहुत मज़ा आता है। और जो सोचते हैं भूत प्रेत और शैतान तो मरे हुए होते हैं, उन्हें क्या पता शैतान जिंदा भी हो जाता है। मैं भी जिंदा होने वाला हूँ और मेरे शुभ चिंतक मुझसे मिलना नहीं चाहेंगे। क्या आप मुझसे मिलना नहीं चाहेंगे? हो सकता है मैं आपके आसपास ही जिंदा हो चुका हूँ और काम तो मुझे वही करना है जिससे मुझे ज़िंदगी मिली है और जो मेरा स्वभाव है। काम तो मुझे वही करना है।